चलो आज मैं आप लोग को एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो देखो ये प्रोजेक्ट मॉडल जो एजाइल मेथोडोलॉजी है, ये जरूरी नहीं है कि हमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही हम फॉलो करें। वी कैन फॉलो दिस मेथोडोलॉजी एनीवेयर। ठीक है, बट हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के टर्म में ही बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट बनाए या प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, एक मैनेजर जरूर होता है उस प्रोजेक्ट का। ठीक है, अगर मान लो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट से आप लोग समझते हैं प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? मेरी स्क्रीन प्रोजेक्ट की। मेरी स्क्रीन विजुअल है ना? जी सर, विजिबल। हम्म प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में तो डिफरेंस तो पता नहीं है सर, बट ये है कि प्रोडक्ट वही होता है जो हम कोई किसी एप्लीकेशन या जिस पे भी काम कर रहे कभी सुने हो बैंकिंग? बैंक में देखे हो ना, एप्लीकेशन चलता है मोस्टली, यूनियन बैंक, एसबीआई, ये सब सारे बैंक। देखते हो वो लोग हैं। जी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। तो जी। वो सॉफ्टवेयर एक इन्फोसिस कंपनी ने बनाया। ठीक है, और वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया कि किसी भी बैंक के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है, ऐसा प्रोडक्ट बनाया। देखो, अगर कोई बैंक आती है मेरे पास और बोलती है मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाओ, लेट सपोज, या कोई हॉस्पिटल आता है बोलता है मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाओ, हो सकता है उसके प्रोजेक्ट को बनाने में मुझे 2 साल लगे, 2.5 साल लगे उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट हमारी लेट सपोज हमारी कंपनी ने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना के रखा कि किसी के लिए भी हम अपने प्रोजेक्ट में थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग चेंजेस इजीली हम करके उनको डिप्लॉय कर दिए उनके लिए, एक इंस्टेंस। तो जो हमारा बेस प्रोजेक्ट हुआ, जिससे जिसका हम कॉपी बना के कुछ मॉडिफिकेशन किए, वो बेस प्रोजेक्ट जो हमने बनाया था वो प्रोडक्ट हुआ, एक प्रोडक्ट हमने बनाया। ठीक है, तो प्रोडक्ट यही होता है जिससे वेरियस प्रोजेक्ट्स एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट हम कस्टमाइज करके उनके लिए डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट। और प्रोजेक्ट वो हो गया जो स्पेशल स्पेसिफिक एक ही सिनेरियो में बस चल रहा है, उसमें कस्टमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। बस आप किसी कस्टमर के लिए उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंप्लीट बना दिए। आप ये सोच के नहीं बनाए कि जैसे मान लो किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर ने, कोई कंपनी ने तुमसे कांटेक्ट किया कि मेरे लिए वेबसाइट बना दो। ठीक है, तो आपने एक उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे इन्वेस्टर और जो होम पेज, ये सारी चीज़ डिज़ाइन कर दी कंप्लीटली, उनकी प्राइसिंग ये सब। अब उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है कि दूसरी ऑटोमोबाइल इजीली हम उनकी रिक्वायरमेंट में भी फुलफिल कर सके। तो आपने एक कस्टमर के स्पेसिफिक कंप्लीट स्क्रैच से डेवलपमेंट किया। ठीक है, वो प्रोजेक्ट हो गया। और प्रोडक्ट हुआ कि हम इतना कस्टमाइज किए कि टाइटल, लेबल, हर एक वर्ड, कितना सेक्शन होगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा स्क्रीन, एज पर कस्टमर एवरीथिंग डिवाइड किया। और वैसा वो भी एक प्रोजेक्ट ही था, लेकिन वो प्रोडक्ट का रूप लिया। ठीक है, तो कंपनी में दोनों तरह के काम होते हैं। और जैसे एचसीएल, टीसीएस, इन्फोसिस, आईबीएम, ये सब सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है, सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है। इनकी प्रोडक्ट भी है बहुत कम है, जैसे इन्फोसिस का अपना प्रोडक्ट है, बैंकिंग का, आईबीएम का भी है। एचसीएल, टीसीएस का कम है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जब बनता है तो उसका भी मैनेजर होता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट मैनेजर कहते हैं। और प्रोजेक्ट को जो ड्राइव करता है प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। ठीक है, तो हर प्रोजेक्ट के लिए या प्रोडक्ट के लिए जो भी काम हो रहा है, एक मैनेजर जरूर होगा जिसको ईच एंड एवरीथिंग पता होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सपोज मैं मैनेजर हूँ। ठीक है, आप लोग डेवलपर हो। आप में से एक क्यूए है मान लो, एक डॉक्यूमेंटेशन टीम है, और एक डेवलपर है। लेट्स सपोज ये सिनेरियो लेके चलता हूँ।
तो मैनेजर होके मैंने आपको बोला चलो यार एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे पास आया कस्टमर का रिक्वायरमेंट कि पहले ओपीडी बनानी है, आईपीडी भी उनकी बनानी है, फार्मेसी लैब ये सब कुछ बनाना। हमने प्लान बनाया कि 4 से 5 साल या 3 साल लगेगा इसको बनाने में, और पूरा उनसे जितना रिक्वायरमेंट था वो गैदर कर लिया सारा चीज़। और रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद हमने सारे टास्क सब अपने बना के रखे। तो अब ये 4-5 साल या 3 साल जो लगता है, क्या हम 3 साल बाद किसी कस्टमर को प्रोजेक्ट हैंडओवर करें वो सही है, या चंक्स में डिवाइड करके देना चाहिए? क्या चीज़ सही होता है बताओ? अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ओपीडी है, आईपीडी है, फार्मेसी है, लैब है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बिलिंग है, ठीक है? तो चंक्स में डिवाइड करके देना अच्छा होता है या एक साथ पूरा प्रोजेक्ट? क्या लगता है आपको? ऑब्वियस है चंक्स में। हाँ, तो चंक्स में देना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, रिलीजेस प्लान होती है। हम रिलीज इसको कहते हैं कि चल भाई, उस कस्टमर बोले कि हम 3 महीने बाद तुमको ओपीडी बिलिंग का दे देंगे, ओपीडी रजिस्ट्रेशन बिलिंग पेशेंट रजिस्ट्रेशन इतना पार्ट एक डिसाइड किए। तो हमने पहला डिसीजन लिया था कि सारे सिस्टम बनाएंगे और उसका सारे टास्क, जो सारे टास्क मान लो पूरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने चारों ने मिल के जब सोचा तो हमें लगा कि 1000 टास्क है यार। लेट सपोज अभी बोल रहा 1000 टास्क है, जिसमें से ओपीडी को बिलोंग करता है 150 टास्क। ठीक है, हमने ये डिसाइड किया 150 टास्क जिसे हम 3 महीने में कंप्लीट करके दे सकते हैं। इतना समझ में आ रहा? हम्म। तो जो 1000 टास्क जब बनाया था, या हो सकता है आप बोलोगे सर 1000 टास्क पूरा हम सोच भी नहीं पाएंगे। चलो ठीक है, 1000 नहीं सोच पाएंगे हम। स्टार्टिंग में ओपीडी आईपीडी सब एनालिसिस करके 600 टास्क ही सोचे, 400 एक्सेप्शनल वाली चीज नहीं सोच पाए, बाद में ऐड करेंगे। तो वो एक मान लो एक बॉक्स जैसा फोल्डर मान लो, एक फोल्डर मान लो डिफरेंट फोल्डर है, एक बैकलॉग नाम का फोल्डर क्रिएट किया। ठीक है, उसको बैकलॉग कहते हैं, जहां पे हमने स्टार्टिंग में विजुअलाइज किया कि सारे टास्क कितने बनेंगे, लेकिन कौन से टास्क पे काम होगा ये अभी नहीं। तो बैकलॉग में वो आइटम जाता है जो प्रोडक्ट मैनेजर, सबसे ज्यादा रिलीज मैनेजर नहीं, प्रोडक्ट मैनेजर का काम होता है या मैनेजर का काम होता है कि क्या क्या फीचर बनना है आपकी। जैसे आप बोलते हो ओपीडी में सर मुझे पेशेंट रजिस्ट्रेशन चाहिए, फॉलोअप्स चाहिए पेशेंट की, फिर उसके बाद पेशेंट सर्च चाहिए, रिसेप्शन सर्च कर सके, वहाँ से ओपीडी की बिलिंग हो सके। आफ्टर दैट ये अलग अलग फीचर हुए, डॉक्टर एलोकेट कर सके, मल्टीपल डॉक्टर एलोकेट कर सके, बिलिंग जो रिसेप्शनिस्ट है वो ड्यूज क्लियर कर सके, कैंसिल रिसिप्ट कर सके, प्रिलिमिनरी एग्जाम भी वो बीपी या टेम्परेचर ये नाप के डाल सके, और कोई लैब के लिए आ रहा है इतना काम, मतलब बेसिक हमने फीचर डिसाइड किया। अब वो फीचर में से हम कितना फीचर अभी उठाएंगे, कब कब काम करेंगे, वो हमने नहीं डिसाइड किया। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मैनेजर सब पूरे टॉप लेवल मैनेजर सब बैठ के डिसाइड करते हैं, और बाद में भी अगर कोई टीम मेंबर सब भी डिसाइड करता है तो वो एक फोल्डर बना लेते हैं बैकलॉग, बैकलॉग नाम के फोल्डर में रख देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो देखो एजाइल जहाँ जो सॉफ्टवेयर मैनेज करता है वहां भी ये वर्ड जरूर होगा, ये बैकलॉग का फोल्डर है, ये फलाना का, ये ढिकाना का। तो बैकलॉग वर्ड अब ध्यान रखना, जा सारे फीचर की लिस्ट होती है कि आपके प्रोजेक्ट में कितनी फीचर बननी है, और जब जब फीचर जिसको याद होता है आता रहता है वो डालता रहता है। लेकिन बैकलॉग का मतलब ये नहीं हुआ कि ये प्लान हो गया इतने टास्क अब जाने हैं, बनने हैं, कभी नहीं मतलब होता। बैकलॉग में आइटम पड़े हुए हैं। तो लेट सपोज हमने फीचर लिस्ट डिसाइड किया 150, सॉरी हमने क्या बोला था अभी, 600 हमने फीचर डिसाइड किया पूरे हॉस्पिटल का। तो लिस्ट डाउन किया,
अब इस फीचर लिस्ट को यूजर स्टोरी कहा जाता है, या फिर कहीं-कहीं एपिक भी कहते हैं, कहीं-कहीं फीचर भी कहते हैं। डिपेंड करता है कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। जैसे ओडू यूज़ करोगे तो पता नहीं, मैंने ओडू तो यूज़ नहीं किया है। मैंने जीरा यूज़ किया है, वर्ज़न 1 यूज़ किया है, कई अदर अदर सॉफ्टवेयर सब यूज़ किए। तो वहाँ पे एपिक कहीं कहते हैं, कहीं यूज़र स्टोरी कहते हैं, कुछ जगह फीचर भी कहते हैं रैली ऑन में, ओडू में भी कुछ कहते होंगे। तो जो भी है, ये यूज़र स्टोरी का मतलब क्या होता है, एपिक का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। एपिक का मतलब होता है, जैसे एक ब्रॉड लेवल पे कैटेगरी बनाई जाती है कि मैंने ये डिसाइड किया कि रिसेप्शनिस्ट कैन लॉग इन इनटू द सिस्टम, कैन डू पेशेंट सर्च, कैन डू ओपीडी अपॉइंटमेंट, कैन कैंसल एंड रिसेप्ट, कैन कैंसल सॉरी क्लियर द ड्यूज। ये एक डिसाइड किया कि रिसेप्शन का पूरा काम, एक जो ओवरऑल हमें छोटा सा लगता है, वो एक सिंपल नया फाइल क्रिएट किया जिसमें एपिक 001 लिखा और लिख दिया इंग्लिश में सिंपल। तो एपिक का मतलब होता है बहुत हाई लेवल चीज है, एक ओवरव्यू प्रोडक्ट मैनेजर बता रहा है कि मुझे क्या चाहिए एज ए यूजर इंटरफेस, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चाहिए। लेकिन अब उसमें जैसे पेशेंट सर्च बोल दिया, पेशेंट रजिस्ट्रेशन बोल दिया, इतना ही बोलने से तो कोई डेवलपर बना नहीं देगा, है कि नहीं? डेवलपर को तो कोर लेवल पे चाहिए ना। हाँ भाई, पेशेंट सर्च में आप बताओ सर, मुझे यूजर नेम फील्ड चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, कोई बोलता फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, कोई बोलता एज चाहिए, जेंडर चाहिए, ब्लड ग्रुप चाहिए, बहुत सारी चीज चाहिए, तो वो तो बताओ। एपिक में वो नहीं होता कभी भी। एपिक बहुत हाई लेवल फॉर्मेट होता है। एक एपिक के अंदर मल्टीपल यूजर स्टोरी आती है। एपिक जो बहुत हाई लेवल चीजें होती हैं, वो एटलीस्ट आपको एक आइडिया दे देता है, ओके ये विजन है, ये करना है काम, ठीक है? हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। यस सर। ठीक है, ये टर्म सब है, और टर्म्स में बता रहा हूँ टर्म्स क्या होता है, ठीक है? तो एक एपिक के अंदर हमने अब एक्चुअल में काम होना है कि छोटे छोटे काम होने, मतलब एक एक, अब टास्क नहीं बोलूंगा, कहीं कहीं टास्क बोलते हैं लेकिन टास्क बोलना सही नहीं है। यूजर स्टोरी कहा जाता है या फीचर कहा जाता है एपिक के अंदर, या फीचर्स कह लो या यूजर स्टोरी। अब ये फीचर और यूजर स्टोरी हो गया, ये उसमें हमने डिसाइड किया क्या क्या यूजर स्टोरी हो गया। रिसेप्शन लॉगिन वन फीचर, रिसेप्शन होम पेज सेकेंड फीचर, लॉगिन के बाद होम पेज भी आएगा जो डैशबोर्ड उसका होगा, तो डैशबोर्ड डिजाइन एक फीचर हो गया। पेशेंट सर्च थर्ड फीचर, मतलब तीसरा यूजर स्टोरी। ओपीडी एलोकेशन, ओपीडी का सिस्टम खुले, डॉक्टर जहाँ डॉक्टर अलॉट कर सके, वो अमाउंट डाल सके, रिसिप्ट निकाल सके, वो एक फीचर या यूजर स्टोरी। और उसके बाद कैंसल रिसिप्ट एक अलग यूजर स्टोरी। डिफरेंट डिफरेंट यूजर स्टोरी बनाए, अब उसको कैटेगराइज किया जो एक्चुअल में काम होना है। और उस यूजर स्टोरी में जैसे लॉगिन यूजर स्टोरी बना होगा, तो उस यूजर स्टोरी में प्रोडक्ट मैनेजर का काम होगा, या जो भी है डेवलपर भी काम कर रहा है, तो एटलीस्ट वो जरूर लिखे कि एज ए यूजर आई वांट टू डू लॉग इन इनटू द सिस्टम बाय यूजिंग यूजर नेम पासवर्ड, या फिर कोई हो सकता है सिस्टम बोले ईमेल और पासवर्ड, कोई यूजर नेम यूज करेगा, कोई ईमेल भी यूज कर सकता है। तो वो लिखा जाएगा साफ साफ कि मुझे ये फील्ड चाहिए, लॉगिन के बाद अब मेरी पासवर्ड की ये लेंथ होनी चाहिए, मतलब सेंसिटिव। और जो भी है मेरी यूआई, मतलब आफ्टर लॉगिन मुझे क्या क्या वैलिडेशन हो, पासवर्ड एक्सपायरेशन का वैलिडेशन हो, अगर हो सकता है कि भाई आपने सिस्टम में 2 महीना से लॉगिन ही नहीं किया, तो आपका पासवर्ड एक्सपायरेशन का मैसेज है। वो सारी चीज यूजर स्टोरी, उस यूजर स्टोरी में लिखी होगी, एक एक चीज, ताकि उस यूजर स्टोरी को पढ़ के डेवलपर डेवलप करे और क्यूए वेरीफाई करे, टास्क सही से बनाए। तो यूजर स्टोरी या फीचर
कंप्लीट डिटेल बताता है डेवलपर को एक-एक फील्ड के बारे में। अगर नेम फील्ड है, क्या लेंथ होगा, क्या उसका उस पे रेगुलर एक्सप्रेशन लगेगा, क्या मतलब हर एक को डिटेल होनी चाहिए। अगर नहीं है, तो हम डेवलपर का काम है पहले वो क्लियर करो। उसके लिए प्रोडक्ट मैनेजर से क्लियर करना है, क्लाइंट से क्लियर करना है, जो कस्टमर के लिए बना रहे हो सकता है कभी-कभी क्लाइंट से डायरेक्ट इंटरफेस हो, तो आप उससे क्लियर करो कि यूजर स्टोरी में एक-एक चीज़, एक-एक एक्शन जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन मतलब हम तो टर्म बोलते हैं जावास्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड वैलिडेशन, लेकिन हम ये क्लाइंट से पूछेंगे ना भाई, अच्छा वो बोलता है लेट्स सपोज़ नेम फील्ड के लिए। तो नेम को वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम पे डिवाइड करना चाहता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम पे अलग-अलग फील्ड या सिर्फ़ फुल नेम यूज़ करना चाहता है। ये सब पूछेंगे हर एक चीज़, हर एक डिटेल पूछेंगे, तो वो यूज़र स्टोरी में मेंशन होता है, ठीक है? तो यूज़र स्टोरी भी बैकलॉग में एपिक के अंदर पड़ी रहती है। यूज़र स्टोरी बना लो, एपिक बना लो। आजकल एपिक नहीं बनाते, यूज़र स्टोरी सब बना के रख लेते हैं। एपिक जल्दी कोई बनाता नहीं है। बहुत बड़ी प्रोडक्ट बनती है कहीं तो बहुत प्लान करते हैं तब एपिक बनाते हैं। अब क्या करते हैं सब छोटे-छोटे यूज़र स्टोरी बना लेते हैं कि आई कैन डू लॉगिन, आई कैन डू सर्च, अलग-अलग यूज़र स्टोरी बना ली और उसमें सारी डिटेल रख दी। तो ये मोस्टली मैनेजर लेवल का काम होता है, लेकिन अब डेवलपर लेवल तक भी आ गया, ठीक है? प्रोडक्ट मैनेजर नहीं है, ओनर नहीं है, तो अगर यूज़र स्टोरी बस लिख दिया हो सकता है लिख के आ जाए रिसेप्शन कैन डू लॉगिन या रिसेप्शन डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पे क्या आना है, क्या नहीं आना है, वो चीज़ तो पूछेंगे हम ना, पता करेंगे। तो उस टास्क यूज़र स्टोरी हम डिटेल भी लिखेंगे। अगर उर्दू यूज़ कर रहे होंगे तो आपको उर्दू में डिस्क्रिप्शन लिखना बताया होगा संजीव ने। वो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा। फिर उस यूजर स्टोरी का हम लोग एक ये करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर एक अपने ग्रुप के साथ कि जैसे मैं आप लोग तीनों के साथ बैठ गया एक दिन और आपको बोलता हूँ देखो भाई 600 फीचर लिस्ट है या यूजर स्टोरी है तो हम 1 घंटे का मीटिंग करेंगे। ऑफिस में तो 1 घंटे से ज़्यादा मीटिंग जल्दी होती नहीं है। तो प्रोडक्ट मैनेजर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया हमने 1 घंटे का आप लोग के साथ और 1 घंटे में कितने हम फीचर डिस्कस कर सकते हैं 10-15 इससे ज़्यादा यूजर स्टोरी क्या डिस्कस कर लेंगे। तो मैं हर एक यूजर स्टोरी को आपको खोल के दिखाने लगा देखो भाई ये बनाना एक यूजर स्टोरी है ये है मैंने एज ए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डाल दिया है यूजर स्टोरी कि मुझे ये चीज़ चाहिए कंप्लीट। अब डेवलपर और क्यूए बीए आप सब हो वहाँ पे। आपसे मैंने बोला कि एक फिबोनाची सीरीज सुने हो ना? 1, 3, 5, 7 फिर कुछ इसी तरह होता है ना? तो ये 13, 18 तक जाता है कुछ। हाँ, तो इसके बेस पे कॉम्प्लेक्सिटी हम मेज़र करते हैं बेसिकली वो यूज़र स्टोरी कितना कॉम्प्लेक्स है, ये मेज़र करते हैं। तो जितना फिबोनाची सीरीज ज़्यादा होगा एक डिसाइड हो जाता है 21 नंबर तक जो भी अब मुझे याद नहीं आ रहा सीरीज कि 21 नंबर तक का सबसे हाईएस्ट हो गया जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स यूज़र स्टोरी है। और जो सिंपल यूज़र स्टोरी होता है कोई डेवलपर बोलता है 3 कोई बोलता है 5 कोई बोलता है 11 तो उसमें से बेस्ट फिट सबका सुनता है प्रोडक्ट मैनेजर और जो सबसे ज़्यादा बहुमत में आता है और जो एक लगता है कि हाँ भाई इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ लिख देता है यूज़र स्टोरी के आगे। क्योंकि पन आज 1 घंटा मीटिंग किया, मैंने 10 यूज़र स्टोरी डिस्कस किया, तो 60 दिन में 600 यूज़र स्टोरी तो डिस्कस हो जाएगी ना 60 डेज़ में। इसी तरह करते-करते हर दिन 1-1 घंटा मीटिंग करके मैंने सारी यूज़र स्टोरी डेवलपर सबको समझा दी कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। और अब ये नहीं है कि जब तक पूरा 600 यूज़र स्टोरी समझ में ना आ जाए काम नहीं होगा। बाकी 7 घंटा आप बैठ के करोगे क्या ऑफ़िस में? 1 घंटा मीटिंग की है, 7 घंटा क्या करोगे? काम करोगे ना? तो 1 घंटा मीटिंग में डालें और बाकी काम करना है। तो ये जो 10 यूज़र स्टोरी डिस्कस हुई, कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस हो गई, तो आपका लीड बोलता है भाई एक काम करो, हर यूज़र स्टोरी में जाके अपना एफर्ट डालो
कि लॉगिन वाली यूजर स्टोरी कितने समय में कर सकते हो तुम, डैशबोर्ड वाली कितने समय में कर सकते हो। डेवलपर को बोला, क्यूए को भी बोलता है कि तुम टेस्ट केसेस कितना, इसको टेस्ट कितना कर लोगे, और उनको भी बोलता है, डॉक्यूमेंटेशन टीम को भी। तो उनकी एफर्ट अलग जगह जाती है। मेन जो यूजर्स, उनकी टास्क अलग ही यूजर स्टोरी बनती है। हम मोस्टली जो यूजर स्टोरी प्रोडक्ट बनाता है प्रोडक्ट मैनेजर, वो डेवलपर के लिए होती है। तो उसमें हमने किसी में 24 घंटे डाल दिया, किसी में कॉम्प्लेक्सिटी देखा कि हाँ भाई, पेशेंट सर्च के लिए बहुत सारे टेबल्स में इंटरेक्शन करना होगा, बहुत जेपीए कॉल और दुनिया भर की चीजें लिखनी होगी। एक एनालिसिस करता है, रफ एनालिसिस। ठीक है। तो मेरा लीड ने बोला, तुम 5 ही, अमित तुम जाओ, तीन तीन यूजर स्टोरी तुम करो, राहुल तुम 3 यूजर स्टोरी का एनालिसिस करो, बस रफ एस्टिमेट। रफ एस्टिमेट मतलब विद इन हाफ एन आवर कर रहा है, बैठ के कोड नहीं देख रहा है। तो एक रफ एस्टिमेट किया, जो 10% ऊपर नीचे या 20% ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। प्लान्ड एफर्ट, इसको कहते हैं प्लान्ड एफर्ट आपने डाला, प्लान्ड एस्टिमेट। एक्चुअल एफर्ट अलग होता है। एक्चुअल जब आप काम करते हो, हो सकता है 24 घंटे प्लान में डाला था, लेकिन आपको 38 घंटे लग गए। ठीक है। तो वो एक्चुअल अलग है, वो अलग कॉलम में आता है। तो जब हम लोग टाइम शीट रोज का भरते हैं कंपनी में, तो उसमें बताते हैं ये टास्क पे काम किया, इतना आवर काम किया। तो कैलकुलेट हो जाता है पहले ही से, कितना कितना कितने घंटे करते करते उस टास्क को कंप्लीट होने 38 घंटे लगे। प्लान मैंने 24 किया था। तो वो डेटा रिपोर्ट सब बनती है, ये सब रिपोर्टिंग के लिए होती है कि क्या हो रहा है कंपनी में। हायर लेवल मैनेजर बैठ के रिपोर्ट देखता है, वो एक एक यूजर स्टोरी उसके पास टाइम नहीं है देखने का, इसलिए ये सब टूल सब यूज होते हैं। तो हमने एफर्ट एनालिसिस जो कर लिया, डाल दिया एक रफ एस्टिमेट। अब बात आती है, इतना सारा काम तो कर लिया, तो ये जो प्रोडक्ट मैनेजर, जो मैंने आपको 10-10 यूजर स्टोरी बैठ के रोज 1 घंटा किया, ये होती है एपिक या यूजर स्टोरी ग्रूमिंग सेशन, उसको कहते हैं। ये प्रोडक्ट मैनेजर हर टीम मेंबर को बोलता है। और जो हमने फिबोनाची सीरीज पे एक कॉम्प्लेक्सिटी मांगा था प्रोडक्ट मैनेजर, ताकि उससे बस एक आइडिया हो क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी कभी एफर्ट के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। हो सकता है एक यूजर स्टोरी देखने में बहुत सिंपल लग रही है कि यार मुझे डैशबोर्ड बनाना है, डेटा लाना है, दिखाना है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लगी अब कि 5 है, 1 3 5, पांचवा नंबर है, 21 नहीं है। लेकिन इसको काम करने में हो सकता है 40 घंटे या 60 घंटे भी लग सकते हैं। तो कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी आवर के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्सिटी बस उसकी जो अंदर काम करने में डेवलपर को मेहनत लगने वाला है, एनालिसिस लगने वाला है, कैलकुलेशन। हो सकता है कुछ ऐसी यूजर स्टोरी हो जहां आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है, फुल कैलकुलेशन, लेकिन वो छोटा सा, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ, चेक एस्टिमेशन आईपीडी का मैं बनाता हूँ एक टास्क। अब सोचो, मुझे चाहिए ऐसा सेक्शन, मैं जिस पेशेंट को सेलेक्ट करूं उसका एस्टिमेट पूरा निकला है। देखने में तो एक ही पेज है, लेकिन एस्टिमेट निकलने के लिए आईपीडी का सोचो कितना कैलकुलेशन करना पड़ता होगा। कितना कितना घंटा उसको ऑक्सीजन लगा, कितना घंटा वो वेंटिलेटर पे रहा, कौन सा डॉक्टर उसे देखने आया, कब वो एडमिट हुआ, किस रूम में एडमिट है, प्राइवेट वार्ड है, जनरल वार्ड है, कितना घंटा आईसीयू में रहा। बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो देखने में वो छोटा लगा, लेकिन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। वो 18 या 21 कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन हो सकता है वो 24 घंटे में हो जाए। ठीक है। तो जो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी ग्रूमिंग सेशन में करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर के साथ, उसको पोकर एनालिसिस करते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ। ठीक है। अब बात आती है रिलीज प्लानिंग की। तो रिलीज का भी मैनेजर अलग होता है, प्रोजेक्ट को जो मैनेज कर रहा है वो अलग है। बड़ी कंपनियों में रिलीज मैनेजर अलग होता है। रिलीज मैनेजर ने प्लान किया, यार ओपीडी से रिलेटेड टोटल 6, ये तो 600 थे पूरे, ओपीडी से रिलेटेड 150 है यूजर स्टोरी। तो हम एक काम करते हैं, 2 रिलीज प्लान करते हैं। फर्स्ट रिलीज
एक क्वार्टर में देंगे जिसमें मान लो हमने 150 में से बोलते हैं कि हम शुरू में 100 देंगे, या मान लो हम बोलते हैं 90 फीचर हम शुरुआत में देंगे, उसके बाद बाकी रेस्ट फीचर सेकेंड क्वार्टर में देंगे, वर्जन 1 वर्जन 2 कुछ ऐसा बना के दिए। ठीक है, अलग अलग रिलीज इसमें भी डिवाइड कर लिए, और डिपेंड करता है आप रिलीज को क्वार्टरली डिवाइड कर लो, मंथली डिवाइड करो, जैसे मन, वो रिलीज मैनेजर के ऊपर है। तो देखते नहीं, और सॉफ्टवेयर का वर्जन 1 आता है, जावा 18 आ रहा है, जावा 21 आ रहा है, जावा ये आ रहा है, जावा वो आ रहा है, तो हर सॉफ्टवेयर के साथ है, वो रिलीजेस है, तो उसमें प्लान होता है। इन 600 में से ही 90 टास्क को हमने निकाला, 90 यूजर स्टोरी निकाले क्वार्टर 1। ठीक है, अब उन 90 टास्क यूजर स्टोरी में जाके रिलीज नंबर अटैच हो जाएगा, रिलीज टैग लग जाएगा कि प्लान रिलीज क्या है, प्लान रिलीज, एक्चुअल रिलीज टैग नहीं लगेगा, प्लान रिलीज टैग लग जाएगा। इसकी वर्जन 1 है, और वर्जन 1 का एक डेट डिसाइड हो जाएगा, आज से जो भी है 3 महीने या 3.5 महीने बाद का कोई डेट डिसाइड होगा। ठीक है, तो ये सारे काम हो गए। एफर्ट एनालिसिस जो यूजर स्टोरी में हम लोग करते हैं, डेवलपर क्यूए डॉक्यूमेंटेशन बग फिक्सिंग को इंक्लूड करके करता है। एफर्ट एस्टिमेशन याद रखना, सिर्फ डेवलपर जो है ना, डेवलपमेंट का नहीं, अगर कल को बग आते हैं उसमें 20% एफर्ट बग फिक्सिंग का भी रखते हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ एसपी, एसपी का मतलब होता है, एक एसपी हम लोग कहते हैं 8 आवर। तो अगर मैं बोलता हूँ कोई यूजर स्टोरी को 24 आवर कंप्लीट होने में, तो व्हाट डज इट मीन, कितना एसपी स्टोरी पॉइंट, इट्स 3 स्टोरी पॉइंट। तो कोई कोई सॉफ्टवेयर एसपी के टर्म में दिखाता है, और कोई सॉफ्टवेयर आवर्स के टर्म में दिखाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर कंपनी टू कंपनी वेरी करती है ये चीजें, तो ये डे 1 से आपको यूज करना होगा हर प्रोजेक्ट में, कोई भी प्रोजेक्ट ये सब के बिना नहीं चलेगा। अब आप डेवलपर हो, जैसे आपको एक यूजर स्टोरी मिली, आप बोलते हो 40 घंटे का इसमें काम है। ठीक है, 40 घंटे में अब आपका काम है उसमें टास्क डिवाइड करो, मल्टीपल टास्क बनाओ। कैसे टास्क, जैसे मान लो पेशेंट सर्च है, आप बना रहे हो, तो एक टास्क होगा यूआई, अब पहले एनालिसिस करेंगे पूरा टोटल यूजर स्टोरी, 2 घंटे का टास्क बना लिए, 4 घंटे का टास्क बनाया एनालिसिस यूजर स्टोरी, 2 घंटे का टास्क बनाया डिजाइन बनाएंगे, यूआई डिजाइन बनाएंगे, डिस्कशन होगा, 2 घंटे का और टास्क बना लिए कि टीम लीड या मैनेजर के साथ डिस्कस भी करेंगे। 8 घंटे का उसमें टास्क बनाया कि इसका रिएक्ट का कोड लिखेंगे। फिर 16 घंटे का टास्क बनाया, या 8 घंटे का, और 8 घंटे से ज़्यादा का टास्क नहीं बनाना चाहिए। तो यूजर स्टोरी नॉट मोर देन 40 आवर, ये रिकमेंडेड है। और यूजर स्टोरी में मल्टीपल टास्क बनाओ, बट एवरी टास्क जो है 8 घंटे से ज़्यादा का ना हो, यानी 8 घंटे से ज़्यादा है तो हमने प्लानिंग सही से नहीं की, एक दिन में कम से कम टास्क तो खत्म होना चाहिए। तो हमने क्या टास्क बनाया कि रिएक्ट का यूआई का पूरा करेंगे, एक टास्क बनाया, दूसरा टास्क बनाया एपीआई लिखेंगे, तीसरा टास्क बनाया इसकी ओवर मैपिंग करेंगे, चौथा टास्क बनाए इंटीग्रेट करेंगे एपीआई और रिएक्ट को, और पांचवा टास्क बनाया इसको डेवलपमेंट टेस्ट करेंगे, और 40 घंटे को अपने को डिवाइड कर दिया पूरा। तो अब जब भी टास्क ये सब बना लिया उसमें, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन अभी भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, एक्चुअल काम स्टार्ट नहीं हुआ, ये सोचो इतनी प्लानिंग ही चल रही है। अब जब काम स्टार्ट होता है, तो ये जो एक क्वार्टर होता है, जैसे 90 दिन है, तो 90 दिन में को मोस्टली कंपनी करती क्या है, 2-2 हफ्ते में हमेशा एक डेमो रखती है इंटरनल, जो प्रोजेक्ट मैनेजर सब है, लीड सब है, कि इंटरनल हमारा काम कहाँ तक बढ़ा, वो देखना चाहता है, ताकि हम गलत ट्रैक पे तो नहीं है तुरंत, ये पता नहीं, ऐसा ना हो कि 3 महीने बाद जाके कोई डेमो दे रहे हैं और पता चल रहा है सब गलत है। तो वो 2 हफ्ते का साइकिल बनाते हैं, 3 हफ्ते का साइकिल बनाते हैं, तो जो साइकिल बनाते हैं उसको ही स्प्रिंट या आइटरेशन कहते हैं।
ये अब एक्चुअल वर्क होता है कि स्प्रिंट फर्स्ट है, स्प्रिंट सेकंड है, स्प्रिंट थर्ड है। तो जैसे एक क्वार्टर में अगर 2 हफ्ते का करेंगे तो 6 स्प्रिंट होंगे। तो 6 स्प्रिंट बना लिया हमारे डेवलपर के हिसाब से, और जो जितने डेवलपर हैं उसके हिसाब से इसमें यूजर स्टोरी मूव कर दिया। अब वो यूजर स्टोरी बैकलॉग से कहाँ गया? स्प्रिंट में। तो कितने यूजर स्टोरी? 90 में से मैंने अपना स्प्रिंट 1 में मान लो एक बनाया कि 2 हफ्ते का है, या इटरेशन कहते हैं उसको। तो उसमें हाफ डे हम प्लानिंग में रख लेते हैं कि कितना काम उसमें स्प्रिंट में करेंगे, और कितने फीचर, जैसे मान लो मैंने बोला 3 फीचर बनाना है। मेरे पास जितने डेवलपर है बैंडविड्थ कैलकुलेट किया, 3 डेवलपर हैं तो 8 घंटे के हिसाब से 40 घंटे हुए। एक डेवलपर का 1 हफ्ता, 2 हफ्ते का 80 घंटा, 3 डेवलपर का 240 घंटा। तो 240 घंटे के हिसाब से जो भी बैकलॉग में पड़ी होगी टास्क, और जो प्रायोरिटी हाई होगी उसको स्प्रिंट में मूव करता है। ठीक है। अब डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टास्क ऐड कर दो, हर यूजर स्टोरी में अपना काम अब करना स्टार्ट करो। और जैसे जैसे टास्क इन प्रोग्रेस हो, कंप्लीट हो, 4 स्टेप होते हैं: सबमिटेड, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड और डेव डन, क्यूए। और कई कहीं कहीं और भी स्टेप हो जाते हैं कि क्यूए इन प्रोग्रेस या रेडी फॉर क्यूए। तो ये सब अलग अलग टास्क के स्टेट सब होते हैं, तो उससे टास्क का पता चलता है। तो फिर डेवलपर अपना काम जब फिनिश करता है, जैसे जैसे फिनिश करता है 2 हफ्ते में, फिर उसको क्यूए भी करता है। वो यूजर स्टोरी को कोई बग आएंगे तो वो रेज करेगा। डॉक्यूमेंटेशन टीम डॉक्यूमेंट लिखती है। इस पूरे स्प्रिंट को जो हैंडल करता है, जो भी हैंडल करेगा, एक बंदा को दे देते हैं, किसी को भी दे सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई पूरा स्प्रिंट रन करो। रोज 15 मिनट का ये होता है, एक डेली स्टैंड अप कॉल होती है हमेशा। तो टाइम एक डिसाइड हो जाता है, सारे टीम मेंबर वहाँ होंगे। वन ऑफ द मेंबर इज कॉल्ड स्क्रम मास्टर, वही इस स्क्रम को रन करेगा, डेली स्टैंड अप कॉल को। और उस कॉल में हर कोई स्टेटस यही बताता है। डेली स्टैंड अप कॉल में देखो, जो यूजर स्टोरी होती है: सबमिटेड, इन प्रोग्रेस, कंप्लीट और एक्सेप्टेड, यही 4 स्टेट होता है। तो डेली स्क्रम कह लो, स्टेटस कॉल कह लो, या स्टैंड अप कॉल कर लो, 15 मिनट हार्डली रखते हैं, आधा घंटा रखते हैं। उसमें क्या आपने किया कल, वो बताना हर बंदे को। आप क्या आज कर रहे हो, नेक्स्ट आपका इसके बाद क्या प्लान है, कि ये खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे। और कहीं अगर ब्लॉक हो कि भाई मुझे टेबल्स का आइडिया नहीं लग रहा है, मुझे मान लो कोई प्रिविलेज, कोई एक्सेस परमिशन नहीं है किसी चीज की, तो वो चीज उस स्टैंड अप कॉल में रेज करता है। स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस पर्टिकुलर बंदे की वो प्रॉब्लम, हो सकता है टेक्निकल आर्किटेक्ट से सॉल्व हो सकता है प्रोडक्ट मैनेजर से सॉल्व हो सकता है क्लाइंट से सॉल्व हो, तो वो स्क्रम मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डेवलपर उस बंदे की प्रॉब्लम रिजॉल्व कराए एएसएपी। ताकि स्क्रम स्प्रिंट के लिए जो हमने स्प्रिंट में प्लान किया था कि हमारे पास इतने डेवलपर हैं, हम इतना काम कर सकते हैं, वो स्प्रिंट खत्म होते होते खत्म हो जाए। अगर नहीं होता है जो टास्क या यूजर स्टोरी, वो नेक्स्ट स्प्रिंट में फिर मूव हो जाती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट स्प्रिंट में फिर कम काम लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब स्प्रिंट जब स्टार्ट होता है तो हाफ डे प्लानिंग होती है, और जब एंड होता है तो उस समय डेमो होता है कि आपने स्प्रिंट में क्या खत्म किया। लास्ट डे, लास्ट 2 घंटे या 1 घंटे रख लेते हैं, तो उसमें सब कोई बैठते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर। क्लाइंट नहीं बैठता, हर स्प्रिंट में क्लाइंट नहीं बैठेगा। तो अगर कोई क्लाइंट स्पेसिफिक बहुत है तो वो तो अलग चीज है, लेकिन जनरली प्रोडक्ट मैनेजर, कभी कभी तो प्रोडक्ट मैनेजर भी नहीं, टीम लीड ही बैठता है। और वो क्यूए के एनवायरनमेंट से टेस्ट होती है, डेमो किया जाता है, क्यूए सब देते हैं। डेवलपर के बॉक्स से कभी भी डेमो नहीं होता, उसको नहीं माना जाता, क्योंकि डेवलपर के बॉक्स में बहुत इक्लिप्स से कोड चलता है, तो ये एक्चुअल एनवायरनमेंट में इक्लिप्स और इंटेलिजेंस चलेगा नहीं। ठीक है, तो वो नहीं माना जाता है। तो वो एक्चुअल जैसे प्रोडक्शन में आप डिप्लॉय करते हो लाइव प्रोजेक्ट, उसी तरह क्यू एनवायरनमेंट में भी डिप्लॉय होता है, तो वहीं से डेमो होती है।
और प्रोडक्ट ओनर को लगता है जितने फीचर स्प्रिंट में प्लान किए थे वो सेटिस्फाइड है तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है और हम आगे फीचर पे काम करते हैं। और उसी में स्प्रिंट डेमो के बाद 15 मिनट का स्क्रम मास्टर एक रेट्रोस्पेक्शन करता है। रेट्रोस्पेक्शन वर्ड ये ध्यान रखना, इसका मतलब होता है ये स्प्रिंट के लास्ट डे में ही होता है। इसका मतलब होता है सिर्फ ये पूछता है स्क्रम मास्टर हर बंदे से क्या अच्छा हुआ इस स्प्रिंट में, व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा नहीं लगा और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। ताकि देखो हर चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, तो स्प्रिंट जब रन कर रहा है तो हो सकता है आप बोल सकते हो कि भाई डेली स्टैंड अप कॉल बहुत लंबा होने लगा, 1-1 घंटे होने लगा, तो समय खराब हो रहा है, वो आप बोल सकते हो। दिस इज़ नॉट करेक्ट थिंग कि 1-1 घंटा हो रहा है, तो आप व्हाट डिडंट वेल में बोल सकते हो। क्या अच्छा हुआ? कम्युनिकेशन आपस में बहुत अच्छा रहा या क्यूए का रिप्लाई बहुत अच्छा मिला, तो आप बता सकते हो। क्या इम्प्रूव करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हो। वो स्क्रम मास्टर नोट डाउन करता है ताकि नेक्स्ट स्प्रिंट में वो चीज़ें रिपीटिव गलतियाँ ना हो। ठीक है? ये पूरे एजाइल को फॉलो करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जीरा, रैलियन, वर्जन 1, आप जैसे ओडू यूज कर रहे हो तो वो होता है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इतना तामझाम करते क्यों है? इसका बेनिफिट हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए होता है। उनको ये दिखता है रिपोर्ट्स, बर्न डाउन चार्ट, वो डेली बैंडविड्थ के बेस पे देखते हैं अच्छा कौन सा डेवलपर खाली है, वो देख लेते हैं ग्राफ से, उनके पास ग्राफ दिखता है। मैं देखो पूरा कंपनी का आपको लाइव तो इस समय नहीं दिखा सकता, लेकिन ये सब चीज ग्राफिकल दिख जाती है, सारी चीजें हर बंदे का ग्राफ दिखता है, अच्छा कौन खाली बैठा है, किसके पास टास्क नहीं है, वो दिखता है। मैनेजर को मैनेजर की चीजें दिखेंगे, लीड को लीड लेवल की चीजें दिखेंगी, मतलब पर पर्सन पे रिपोर्ट बना सकते हैं, पूरी टीम पे बना सकते हैं, और हमारी जो प्लानिंग थी क्या मीट हो रही है, नहीं मीट हो रही है, किसके कारण नहीं मीट हो रही है, वो सारी चीजें इस रिपोर्ट से पता चलती है। कौन सा डेवलपर ओवर कैपेसिटी में है, किसका काम क्या चल रहा है, वो रिपोर्ट्स पूरा बता देता है। तो बहुत खतरनाक चीज है ये, इसका टूल, जब टूल यूज करके सब काम करते हैं ना, तो कोई बंदा ये नहीं बच के कि साइड में चुप मार के बैठ गए और काम नहीं है, चुप, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डेली का डेली स्टैंड अप कॉल होगा, आपको बताना ही होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीजें। तो ओवरऑल जो आपको दिमाग में याद रखने की चीजें, इसमें एजाइल में बैकलॉग होता है एक सिस्टम जहाँ पे सारी फीचर लिस्ट जब भी आती है वहां डलती है। स्प्रिंट प्लानिंग होती है, जो बैकलॉग से आइटम निकाला जाता है एज पर रिलीज। रिलीज में हमने जितना डिसाइड किया उसके हिसाब से फिर 2-2 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी या प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, और वो स्टार्ट डेट एंड डेट हो जाता है, उसको आइट्रेशन या स्प्रिंट कहते हैं। ठीक है, आइट्रेशन 1 चल रहा है, उसमें सारे बैकलॉग से जो बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग फीचर सब लाते हैं और टास्क अपना डेवलपर सब बनाता है और इन प्रोग्रेस करके स्टार्ट करता है। तो टास्क का स्टेजेस क्या होता है, जब बना था यूजर स्टोरी सबमिटेड, काम स्टार्ट किया इन प्रोग्रेस, डेव कंप्लीट हुआ कंप्लीट, और कस्टमर एक्सेप्ट हुआ कस्टमर एक्सेप्ट। बीच में कोई और टूल सब जैसे हैं वो अपना खुद का डाल देते हैं अपना स्टेट, कोई रेडी फॉर क्यूए भी डाल दिया, क्यूए डन भी डाल दिया, डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट की 4 ही हो, 6-7 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। पूरी स्प्रिंट को रन करने वाला है स्क्रम मास्टर। ठीक है, ये स्क्रम मास्टर उस पूरे टीम में से कोई भी बन सकता है जिसको मैनेजर बना दे, और रोटेशन बेसिस पे बना सकता है कि भाई इस बार का स्क्रम तुम हैंडल करो। ठीक है, वो तुमको बस ध्यान देना है कि सारी टास्क सबकी आ चुकी है कि नहीं, यूजर स्टोरी सब आ चुकी है कि नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो हेल्प करना, बाकी ये स्क्रम मास्टर का काम अपना भी होता है, वो पूरा करता रहता है, उसको करना है पूरा काम, तो एक्स्ट्रा रोल दिया जाता है बस। कोई भी टास्क 8 घंटे से ज्यादा का नहीं बनाना चाहिए। यूजर स्टोरी 40 घंटे मैक्स रखो, अच्छा रहता है, 24 से 40 घंटे, 16 घंटे, तो वो यूजर स्टोरी बेनिफिशियल होती है इसलिए ताकि क्यूए उसको उसी स्प्रिंट में टेस्ट कर सके।
नेक्स्ट स्प्रिंट में, या फिर ये भी बोल सकते हैं सर लास्ट डेट तक तो हम काम करेंगे। हाँ, लास्ट डेट तक काम करेंगे तो हम ऐसा प्लान करते हैं वो नेक्स्ट स्प्रिंट में टेस्ट होगा, और क्या होगा। ठीक है, एक पोकर एनालिसिस हो गया, ग्रूमिंग सेशन होता है, ये वर्ड सब बस ध्यान रखो, और इससे ज़्यादा नहीं। ये एजाइल मोड में काम करते थे। तो अब जैसे आपसे पूछा जाएगा आपकी मोड ऑफ वर्किंग क्या है, तो डेली स्टैंड अप कॉल होती थी। आप क्या किए हो, क्या कर रहे हो, और कहीं स्टक होते हो तो अपने लीड को बताते थे। आपकी ये अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप कैसे इसको फॉलो करते थे, तो ओडू आपको बताया गया है ना, तो वो समझ में आया। ठीक है, तो आप उस तरह बता सकते हो उर्दू में, ये मत बोलना मेल करके बताते थे ये सब। ठीक है, और बहुत कोई तो बोर्ड में अलग अलग बस स्टार्ट, इन प्रोग्रेस इस तरह कॉलम बना देते हैं वहाँ, और स्टिकी नोट लगा के यूजर स्टोरी और टास्क लगा के आगे बढ़ाते हैं, वैसे भी चलता है कहीं कहीं तो। जो टूल यूज नहीं करते हैं बोर्ड पे यूज कर लेते हैं, जैसे मेन एम है काम खत्म करना और काम पता करना, लेकिन टूल बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, बहुत कोई बैकलॉग एक्सेल शीट में बना लेते हैं, एक्सेल शीट की एक शीट बैकलॉग हो गई, स्प्रिंट की अलग एक शीट बना लिए मतलब वर्कबुक, उसमें इटरेशन 1 में बैकलॉग से इतने आइटम आ गए, इटरेशन 2 में ये, इटरेशन 3 में ये, कोई बग फिक्स आई तो बग डालते हैं, यही चीज चलती है जाहिर में। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं सर, क्लियर। ठीक है, तो बस इतना ही था, तो मैं सोचा चलो आप लोग को ले लेते हैं। अभी आज संजीव खाली नहीं है तो मैं भी ले सकता था, इसलिए ले लिया। ठीक है फिर, तो इसकी सर वो बैच प्रोसेसिंग में कुछ पूछना। हाँ पूछो। सर वो मैंने किया था अप्लाई अपने में, हम्म, तो कुछ तो हो गया बट डेटा जो है डेटाबेस में नहीं पहुंचा, बाकी कंसोल पे डेटा आया सर। कंसोल पे है, जो मैंने भी एप्लीकेशन बनाई थी उसमें डीबी में नहीं गया था। कुछ उसमें जेपीए का ना ट्रांजैक्शन का इशू आ रहा है, मुझे लग रहा है। मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं देखता। आप लोग तीनों मिल के देखो या कुछ रिसर्च करो ना क्या प्रॉब्लम है, कर सकते हो तो करो। जब नहीं कर पाओगे एकदम, क्या वैसे बनाए क्या हो ये तो बताओ। डिटेल मैंने जो एक्सेल शीट में मतलब सीवीएस फॉर्म में मतलब रखा है मैंने, और उसी को मैं डेटा भेज रहा था। सीवीएस नहीं, सीएसबी, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सीएसबी फाइल में रखा है, और वो एक्सेल ही होता है लेकिन सीएसवी फाइल है, कॉमा सेपरेटेड डेटा है। अब उसको आप एक्सपोर्ट किए, यही ना। हाँ उसमें, हम्म, तो इसको क्या कर रहे हो, बैच प्रोसेस की हो, इससे क्या रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पेशेंट रजिस्ट्रेशन। तो रीडर में तो तुमने रीड कर लिया एक्सेल शीट, प्रोसेस में क्या किया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे भी राइटर में प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने बोला ना डीबी में नहीं जा पा रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो ट्रांजैक्शन पूरा चाहिए स्प्रिंग को, हो सकता है वो ट्रांजैक्शन नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो जा नहीं रहा है। ट्रांजैक्शन जब तक उसको प्रॉपर स्प्रिंग का ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल नहीं मिलता है, वो रोल बैक कर रहा है डेटा को जाने का। H2 में कर रहे हो क्या। अच्छा माई सिक्वल में कर रहे हो ना। हम्म, हम्म, तो उसका ट्रांस, क्या बोल रहे हो राहुल।
हाँ, वो सब आ गए होंगे। तो हाँ, वो वो सब इस आ गया है वो सर। असल में स्प्रिंग मैनेज करके ले आया ना। स्टार्टिंग में ही हमने वो एसक्यूएल जो एसक्यूएल फाइल थी, स्क्रिप्ट फाइल, उससे एक उसमें लिख दिया था कि स्क्रिप्ट को रन करो और जॉब्स का टेबल बना दो। तो वो तो लिख दिया था। तो उसमें देखना कि जैसे डेटा सोर्स कैसे निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ट्रांजैक्शन मैनेज में ही मुझे लग रहा है यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। हो क्या रहा होगा, एसओपी लगा के देखो राइटर में कि वहाँ उस मेथड तक पहुँच रहा है कि नहीं। राइटर का मेथड कॉल जा रही है, राइटर कॉल हो रहा था सर इसका। कॉल हो रहा था, उसके बाद भी राइट नहीं हुआ। तो उसको ट्राई कैच में लगा के देखो क्या कोई एक्सेप्शन आ रही है। ठीक है सर, करते ठीक हैं है, सर। ट्रबल शूट तो करना होगा। ठीक है। जी सर। और बट ये सिनेरियो सही नहीं है, बस ये याद रखना, ये सीवी में लिखने लायक और बोलने लायक सिनेरियो नहीं नहीं, है। एक्चुअली सर बस हाँ, मैंने ये वैसे ही मतलब प्रैक्टिस के डेमो के लिए लिए है। मतलब हाँ, किया। प्रैक्टिस के हाँ, लिए प्रैक्टिस के लिए बस। सिनेरियो यस। बहुत अच्छा कोई सोचना, क्योंकि ये क्या हाँ, है ना, ओल्ड डेटा को बस सिस्टम में वन टाइम अपलोड करना है, तो ये बल्क अपलोड का पार्ट हुआ या यस सर, वन बल्क टाइम एक अपलोड है बस। पार्ट हो गया। और कोई ये काम करता है जो बैच प्रोसेसिंग, ये शेड्यूलिंग जैसा होता है कि हर 2 महीने या हर महीने, हर वीकली चल रही है हमारी जॉब, बहुत हेवी ट्रैफिक है। वैसा काम सोचना होगा कि हर महीने बिलिंग रिपोर्ट, ये सब मैनेजर एक रिपोर्ट बन रही है बैच प्रोसेसिंग की। डेटाबेस से एक काम करो ना, ये बनाओ, डेटाबेस से डेटा निकाल के रिपोर्ट बनाओ। रीडर ने क्या किया, तुम रीडर को दिए डेट रेंज, ठीक है, दो दो हर हफ्ते का डेट रेंज दिए, मंडे से संडे तक का, ठीक है। ये बनाओ तुम लोग सब, इसमें डेटाबेस का पार्ट भी नहीं आएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं, हो सकता है वहाँ स्टक हो जाओ तो बहुत स्टक हो जाओगे। ये काम करो और ये बता भी सकते हो कि हम हायर मैनेजमेंट को हमेशा जो ओपीडी और आईपीडी, तुम लोग दोनों बता रहे हो कि अभी ओपीडी पे काम कर रहे हो। अभी तो सर वही ओटीटी पे ही चल रहा है सर। ठीक है। तो हायर मैनेजमेंट को हम लोग डेली बेसिस पे ओपीडी रिपोर्ट भेजते थे। 12 बजे रात में हमारी एक बैच चलती थी, एक शेड्यूलर फिट किए जो 12 बजे रात में हमारा बैच चलाता था और देखता था ओपीडी टेबल में कितने पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, उसका रिपोर्ट भेजता था, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, कितना ड्यूज क्लियर है, कितने रिसिप्ट कैंसिल हुए, इसका रिपोर्ट भेजते थे। इसके लिए तो ओपीडी टेबल में ही जाना होगा। तो रीडर का काम क्या होता था, एक बार में ही, मान लो आज मेरे हॉस्पिटल में 2000 ओपीडी पेशेंट आए, वो 2000 के लिस्ट लेके आ गया, लिस्ट लेके आया। अब उसको चंक्स में डिवाइड किया, वहां चंक्स का फंडा है ना रीडर में, देखना। तो 10 के चंक्स में डिवाइड किया, तो 2000 का क्या किया इसने, 200 बनाया, ठीक है, चंक्स। और 200 चंक्स को इसने प्रोसेसर को पास किया। तो 200 चंक्स एक साथ नहीं रन, प्रोसेसर का कोड में मैंने क्या किया, जावा का जो एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क है उसमें थ्रेड पूल अपना मान लो एक क्रिएट किया। अब मल्टी थ्रेडिंग में चले जाना, वहाँ थ्रेड पूल क्रिएट करने का तरीका, 10 थ्रेड बनाया और 10 थ्रेड से रन करना चालू किया, ताकि प्रोसेसर को वो चंक आ रहा है 10-10 के रिकॉर्ड, अब वो 10-10 के रिकॉर्ड को एक साथ प्रोसेस कर रहा है। और प्रोसेस करके एक आप कलेक्शन में रखते गए कोई मैप में पूरा डेटा, कि ये पूरा डेटा हुआ आज का, इतने, ये प्रॉफिट एंड लॉस का, ये सब और पूरा एक रिपोर्ट बना के एक्सेल शीट में भेजते थे। तो एक्सेल, अब राइटर का काम क्या हुआ, एक्सेल राइट करना, सीएसवी नहीं, एक्सेल फाइल। तो वो आपकी एक्सेल राइट उससे होती है ना, एपीआई पीओआई, पीओआई से होती है ना, आप ढूंढना, वो इजी कर लोगे आप। ये काम करो कि हर दिन एक एक्सेल रिपोर्ट 12 बजे चलती थी हमारी शेड्यूलर, और उसको प्रोसेस करने में 2-3 घंटे लगते थे चलने में। भाई 200 है चंक्स, तो उसको तो समय लगेंगे ना। तो 12 बजे रात से लेके 2-3 बजे रात तक मैं अपना बना देता था, और मेरे पास पूरी हिस्ट्री मेंटेन होती थी।
जो टेबल सब बन रही है, कब चली, क्या हुई, कितना फेल हुआ, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो आप पूरा एक हायर मैनेजमेंट को राइटर क्या करता था, एक लोकेशन पे जाके रख देता था फाइल बना के, वो एक्सेल फाइल बस रख देता था, और उस एक्सेल फाइल को दूसरी एक बैच चलती थी, वो उठा के रोज देखती थी कि वहां पे डेट के नए करेंट डेट, जैसे मान लो हर दिन बनेगा एक फोल्डर, या फाइल का नाम मान लो ऐसा फॉर्मेट रखें कि हर दिन एक फाइल बनाता था, वो फाइल नाम डेट के हिसाब से होती थी, ठीक है, रिपोर्ट का नाम और डेट। तो एक दूसरा बैच चलता था, वो उस फ़ोल्डर में जाके देखता था, भैया न आज के दिन के हिसाब से, तारीख के हिसाब से कोई रिपोर्ट बनी है? वो देखता था रीडर, और उसको उठा के फिर मेल करता था वो। एक शेड्यूलर अलग बनाए, वो बैच नहीं है, वो एक सिंपल एक शेड्यूलर है, जो मेल कर रहा है, उसका काम अलग हो गया। और ये बैच वाला काम क्या हो गया कि पूरा चंक्स को उठाया और रिपोर्ट बनाया। कई तरह के रिपोर्ट बनाया ना, या एक्सेल सीट का एक प्रॉफिट एंड लॉस का बनाया, तो प्रॉफिट एंड लॉस का हॉस्पिटल का देख लेना कि कैसा सीट होता है। फिर हमने ड्यूज का, डिस्काउंट का सीट बनाया, ड्यूज का रिपोर्ट बनाया, तो पेशेंट के नाम, आईडी, ये सब होगा, किस रिसेप्शन स्टाफ ने दिया, वो सब होगा। ड्यूज का हो गया, डिस्काउंट का हो गया, और क्या हो सकता है ओपीडी में, प्रॉफिट एंड लॉस तो हो ही गया, ड्यूज भी हो गया, डिस्काउंट कितना कैंसिल हुआ, ठीक है। तो इतने तरह के रिपोर्ट, 5-6 तरह का रिपोर्ट हम बनाते थे, ये बता सकते हो, लेकिन डेटा तो बहुत होता था ना, जिसको एनालाइज करना पड़ता था, तो वो कोड लिखा हुआ था। ओवरऑल समझ में आया? यस सर। ठीक है। और सीखने के लिए जो तुमने सिनेरियो सोचा है उसको करके देख लो, उसमें ट्रबल शूट करके अगर पता चलता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मगजमारी मत करना कि अब उसके थ्रू तुम जेपीए नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे, तो स्टक मत होना कि एकदम रुक ही गए, ठीक है। अगर हम तो मुझे, सर ये हाँ, दूसरा वाला कर लेना सर, जो हाँ, रिपोर्ट सेंड करने वाला शेड्यूलर ठीक है, होगा, वो ट्राई कर लेंगे फिर उसको करने ठीक है। तो ये वाला की। सिनेरियो यस। सब आप लोग इंटरव्यू पर्पस से एक रखना, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा आईपीडी, ओपीडी से जल्दी अब आईपीडी में भी आओ, कुछ सेक्शन तुम आइडिया बस ले लो, फिर आईपीडी में आओ, थोड़ा 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 करके आओगे तब ना, बना लोगे तो अच्छा रहेगा। कुछ आईपीडी का भी किया, बिलिंग का, ओपीडी बिलिंग का कर लो, ठीक है, तो उससे आइडिया हो जाएगा। बिलिंग, हाँ, बिलिंग से ये हुआ, बिलिंग का भी रिपोर्ट निकलता था। मेन तो प्रॉफिट एंड लॉस सीट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। यही बैच जॉब का है काम, ठीक है। तो यस। अब नेक्स्ट क्लास वही मैं मंडे को लूंगा, ठीक है, देखते हैं अब। सोचा था कि मैं कल या परसों में लूं, तो जी यूनिट का, लेकिन कुछ रिलेटिव सब आ रहे इसलिए, नहीं तो मैं ले लेता कल जी यूनिट। खैर आप लोग के पास है ना काम करने को, बहुत खाली तो नहीं ना बैठोगे? हम्म। हाँ सर है, आपने टास्क दिए हुए हैं। तब ठीक है, करो, क्योंकि जे यूनिट जैसे ही बता दूंगा फिर जे यूनिट करने लगोगे, और संजीव आ जाएगा तो वही जे यूनिट ले लेगा फिर, ठीक है। देख लूंगा, यस। मेन तो है हम लोग को सिखाना, कुछ पार्ट में कुछ ओवरकम वो कर लेगा, दोनों मिलके कर लेते हैं। चलो, ओके, ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।